हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो चैप्टर हम लेसन 12 पढ़ रहे थे। आज उसका थर्ड वीडियो बनाने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे कंपोजिशन स्कीम। आखिर ये कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे और कब हम कंपोजिशन स्कीम को चूज कर सकते हैं। हम किन किन को रिस्ट्रिक्शन है कंपोजिशन स्कीम में अगर आते हैं तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, कितने परसेंट हमें टैक्स पे करना पड़ता है, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाउ composition scheme. According to Section 10 of the CGST Act, contain the provision of regarding the composition levy. The objective of the scheme is to be bring about the simplicity and reduce the compliance cost for the small taxpayer. अब स्मॉल टैक्स पेयर के लिए भैया बहुत कुछ चीजें अगर हम नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंग कहें, नॉर्मल बिजनेस के अकॉर्डिंग कहें तो भैया इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। स्मॉल टैक्स पेयर को बहुत प्रॉब्लम, उन्हें जीएसटी पे कंप्लायंस करने में, उन्हें टैक्स पे करने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम किसी नॉर्मल बिजनेस के तो इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। इसलिए उनके लिए हम कंपोजिशन स्कीम लाया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब कंपोजिशन स्कीम कौन चूज करता है उनकी बात कर सकते हैं। स्मॉल टैक्स पेयर हु हैव annual turnover of less than 1.5 crore rupees. यहाँ पर ध्यान देंगे less than 1.5 crore rupees in the preceding financial year are eligible to opt for the scheme that is a composition levy. अब इन्होंने कहा कि कोई भी स्मॉल टैक्स पेयर है अगर उनका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम रहता है, 1.5 करोड़ से कम रहता है तो वो कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। देन द फॉर द स्टेट नेमली अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट शैल बी द 75 लाख रुपीज। इसका मतलब ये जितने भी 8 स्टेट है और इनकी 75 लाख से भी कम रहती है, लेस देन कम रहती है, तब भी वो कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 चुन सकते हैं। बट इन 8 स्टेट को छोड़ के अगर कोई और भी स्टेट है तो उनकी एनुअल टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ होनी ही चाहिए, तभी वो कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर। जो हमने ये एग्रीगेट टर्नओवर की बात करी, इसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर वुड इंक्लूड वैल्यू ऑफ आउटवर्ड, जो हम बाहर सामान बना, जैसे इनपुट इनपुट अगर मान ली जाए हमें शर्ट बनाना है तो शर्ट बनाते टाइम हम क्या करेंगे, शर्ट बनाने हम कॉटन लाएंगे। अब इस कॉटन को लाके हम जो शर्ट बनाया तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट हो गया, इनपुट हो गया। ये हमारा क्या होगा, आउटपुट। ये जो हम आउटपुट कर रही है, आउटवर्ड सप्लाई हो गई। सो aggregate turnover would include value of all outward supply, that is taxable supply होगी, उसकी exempt supply होगी, वो भी जीरो रेटेड सप्लाई जैसे एक्सपोर्ट, वो भी इंक्लूड करा जाएगा। इंटरस्टेट दो शहरों के बीच जो हो रहा है वो भी करा जाएगा। ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाएगी हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में। क्या, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड इंटरस्टेट सप्लाई और पर्सन having the same pan be the computed in all India basis, but क्या एक्सक्लूड करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सेस। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, जो हमें ये इनवर्ड सप्लाई करी जा रही है वो ऑन विच इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, that is reverse charge mechanism shall not include here as these would be added turnover the unregistered supply. सिंपल। तो ये सारी चीजें हम, ये चारों चीज हैं जो वो इंक्लूड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में। मगर कोई भी जीएसटी, सीजीएसटी और यूटी जैसे आईजीएसटी, सेस और इनवर्ड सप्लाई ऑन द विच टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज, वो इंक्लूड कभी भी नहीं करा जाएगा। यहाँ पर एक और बात रखी गई है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सप्लाई आर नॉट इंक्लूड हियर एज दिस वुड बी एडेड टू टर्नओवर ऑफ द अनरजिस्टर्ड सप्लाई। जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उसमें इंक्लूड करा जाता है, ना कि रजिस्टर्ड सप्लायर में के टर्नओवर में इंक्लूड करा जाता है ना। अब बात करते हैं कंडीशन रिस्ट्रिक्शन की।
आखिर जो कंपोजिशन स्कीम चुन तो लिया भैया, चुन लिया, तो आपको क्या रिस्ट्रिक्शन और क्या कंडीशन हो सकती है उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि बोला जाता है कि जैसे जैसे अगर किसी चीज का आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे। वैसे ये भी एक कंपोजिशन स्कीम अगर चुना है तो उसके कुछ ना कुछ तो अगर फायदे हैं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होंगे ही होंगे, उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला कहा गया कि सप्लायर हु ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी कैन नॉट टैक्स। इनका मतलब जो भी कंपोजिशन लेवी वाले हैं, कंपोजिशन स्कीम जिन्होंने चुन रखा है, वो कभी भी इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, कभी भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर दे नीड नॉट कलेक्ट एनी टैक्स ऑन सप्लाई। और इसी वजह से अगर टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकते तो वो कलेक्ट भी नहीं कर सकते कोई भी टैक्स ऑन द सप्लाई। देन hence the recipient of such supply can't claim any input tax credit on the supply from such supplier who opted for the composition। और जिन्होंने कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन लेवी ऑप्ट कर रखी है, चूज करके, वो क्लेम नहीं कर सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट। Then similarly, even themselves cannot claim ITC on inward supply of taxable supply. A person opting for a scheme shall mention on invoice issue at that has as opted for a scheme। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ तो टैक्स इनवॉइस ही रेज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर दिया हुआ है इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो उसमें लिखा होना चाहिए कि इन्होंने ऑप्ट कर रखा है ऐसा स्कीम। तो यहाँ पे इनवॉइस की जगह वो क्या करते हैं, एक इनवॉइस कम बिल, बिल सप्लाई बोला जाता है उसे, बिल सप्लाई बोला जाता है, वो एज अ इनवॉइस इशू करते हैं। तो उस पर लिखा होना चाहिए कि वो कंपोजिशन लेवी चूज कर रखी है उन्होंने। आल्सो मेंशन द कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन द एवरी नोटिस बोर्ड डिस्प्ले इन द प्लेस ऑफ बिजनेस। अब की हर एक प्लेस बिजनेस जहां पर उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा रखा है उस पर लिखा होना चाहिए कि उन्होंने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एज अ चूज कर रखा है। नाउ फॉलोइंग कैन नॉट ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी। अब ये हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या क्या ये रिस्ट्रिक्शन हो गए, ये जितने भी थे ये क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन। याद कर लेंगे सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन कि टैक्स इनवॉइस नहीं हो सकता, कलेक्ट नहीं कर सकते कोई भी टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं कर सकते, और ऑप्ट करना पड़ेगा कि इन्होंने स्कीम चुन रखा है, और डिस्प्ले भी करना पड़ेगा इन्होंने कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन कर रखा है। ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, रिस्ट्रिक्शन हो गई। अब बात करेंगे फॉलोइंग कैन नॉट ऑफ द कंपोजिशन लेवी। अब कौन कौन पर्सन जो है वो कंपोजिशन लेवी चूज नहीं कर सकता। सिंपल, पहले ये पर्सन है सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी अगर सप्लाई सर्विस सप्लाई कर रहा है कोई भी सर्विस, वो कंपोजिशन लेवी चूज नहीं कर सकते, ऑप्ट नहीं कर सकते। सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट टैक्सेबल लायबल टू टैक्स, कोई भी गुड्स जो टैक्स के लायबल नहीं है वो नहीं, उनका नहीं करा जा सकता, वो पर्सन नहीं चुन सकते कंपोजिशन लेवी। सप्लाई interstate outer supply of goods, there is no restriction on composition supply to receive interstate inward supply। कोई भी दो शहरों के बीच आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं वो नहीं चुन सकते, वो नहीं चुन सकते क्या, कंपोजिशन लेवी। देन पर्सन सप्लाई गुड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर who required to collect tax at the under section 52, that person also cannot be choose or composition levy। manufacturer of ice cream, pan masala, tobacco and the aerated water, ये भी पर्सन कंपोजिशन लेवी नहीं चूज करते। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, these person these are who cannot choose या फिर ऑप्ट कंपोजिशन लेवी। याद कर लेना इन सब लोगों को, आ सकता है एग्जाम में। नाउ आगे चले। सो अब बात आती है रेट। अगर कंपोजिशन लेवी हमने चूज करा है तो रेट कितने परसेंट पे लगेगा। डिफरेंट कैटेगरी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द स्कीम इज एज फॉलो। Manufacturer other than the manufacturer of good as may be notified by the central government, ice cream, pan masala, tobacco and the aerated water 0.5% of the turnover in the state or union territory and the 0.5% of the turnover in the state or union territory। सिंपल, इन्होंने कहा कि अगर आपका जितना भी मैन्युफैक्चरर है, कौन किन किन को छोड़ के, आइसक्रीम, पान मसाला, टैबैको एंड एरेटेड वाटर, इन लोगों को अपने 0.5% देना पड़ेगा जितना इनका टर्नओवर होता है। इसका मतलब कुल मिला के 1%। दूसरा, रेस्टोरेंट सर्विस दैट इज सप्लाई ऑफ फूड ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन अदर देन द अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, उन्हें 2.5% या 2.5% कुल मिला के 5% उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, पूरा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा,
ट्रेडर और एनी अदर सप्लाई ऑफ एलिजिबल फॉर द कंपोजिशन लेवी, जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी ट्रेडर या फिर कोई भी पर्सन जो एलिजिबल है फॉर द कंपोजिशन लेवी, उन्हें 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन द केस ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड द टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस, उन पूरा मिला के 1% उन्हें देना पड़ता है। नाउ टर्नओवर इन केस ऑफ द ट्रेडर, यहाँ पर ट्रेडर दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे, has been defined the turnover taxable supply of good or service. Thus, for the trader, exempt supply would not be added in the turnover for the purpose of levy of 1%. यहाँ पर लिखा हुआ था taxable, इसलिए कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है, कैपिटल वर्ड में लिखा हुआ है इसी वजह से कि जब भी हम एक ट्रेडर का कैलकुलेट करेंगे टर्न ओवर, ठीक है, तो उसके जितनी भी टैक्सेबल सप्लाई है वही इंक्लूड करी जाएगी, एग्जाम सप्लाई कभी भी इंक्लूड नहीं कर जाएगी उसके टर्नओवर में, और जितना उसका टर्नओवर होता है उसे पूरा मिला के 1% उसे टैक्स देना पड़ेगा ऑफ द टर्नओवर। नाउ अब मार्जिन सप्लाई क्या होता है ऑफ सर्विस अलॉन्ग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स और रेस्टोरेंट सर्विस। अब इन्होंने कहा कि भैया रेस्टोरेंट सर्विस वालों को तो अगर मान लिया जाए कि भैया यहाँ पर हमने पढ़ा था कि रेस्टोरेंट सर्विस वाले क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन लेवी चूज सकते हैं, मगर कुछ ऐसे लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रेस्टोरेंट सर्विस तो नहीं देते होंगे मगर किसी और तरीके का सर्विस देते होंगे। माना कि हो सकता है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो हरदम गुड्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे सर्विस के कम है, मतलब मान लेना कि सर्विस जो है वो थोड़ा बहुत है उनका गुड्स के संग, तो उन्हें भी तो कंपोजिशन लेवी चुनने का अधिकार होना चाहिए, वही मार्जिन रेट दे रखा है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कंपोजिशन स्कीम कैन बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ओनली वन सर्विस, that is restaurant service. However, there are the case where the manufacturer or trader, कौन manufacturer or trader also engage in the supply of service other than the restaurant service through the percentage of such supply of service is very small. इन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हैं जो कि रेस्टोरेंट सर्विस तो नहीं देते, मगर उनका जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है कंपेयर टू सप्लाई ऑफ द गुड्स। There may also be cases where the restaurant service provider also engage in the supply of small percentage of other service with a view to enable such taxpayer to avail the benefit of composition. Second, provision 2 section 10 subsection 1 permit the margin supply of service other than restaurant service for specified value along with the supply of goods or restaurant service as the case may be, specified not exceeding 10% of the turnover in the state or union territory in preceding financially or 5 lakh rupees whichever है, क्या देंगे यहाँ पे, which not exceeding 10% of turnover 5 lakh whichever is higher, इतने वैल्यू तक वो अपनी जो सप्लाई ऑफ सर्विस है वो कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर राम engage in the supply of goods, ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स का। His aggregate turnover in the preceding financial year 18 lakh rupees. Since his aggregate turnover in the preceding does not exceed 1.5 crore rupees, 1.5 crore rupees, he is eligible for the composition levy in the current financial year. Further, in current financial year, he can supply of service other than restaurants up to value of not exceeding 10% of 80 lakh, 8 lakh and 5, whichever is higher. अब इन्होंने कहा कि भैया जो राम भैया है हमारे, जो राम भैया ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स का, केवल गुड्स का, उसमें ये थोड़ा बहुत ये है कि सर्विस भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इनका जो 1.5 करोड़ से कम है इनका टर्नओवर, तो इन्होंने कहा कि 80 लाख है, तो इसका मतलब 1.5 करोड़ से, तो ये एलिजिबल है हमारे कंपोजिशन स्कीम से। तो इनको कहा गया कि आप जो ये सर्विस सप्लाई करते हैं वो एक वैल्यू तक ही सप्लाई सर्विस कर सकते हैं, जो सप्लाई सर्विस कर सकते हैं वो क्या, 10% ऑफ द आपका टर्नओवर या फिर 5 लाख whichever is high। तो इसका अगर 10% 80 लाख जो हमारा है उसका 10% निकाला तो 8 लाख हो गया, और जो हमारे 5 लाख पहले से लिमिट दी हुई है उन दोनों में से कौन ज्यादा है, 8 लाख। तो देन thus
he can supply service up to 8 lakh in current financial. If the value of service supply exceed 8 lakh, he become the ineligible for the composition scheme, has to opt out the composition scheme. दूसरा इन्होंने यही कहा कि जो इन्होंने अगर कर सकते हैं, अगर ये सप्लाई सर्विस करेंगे तो केवल 8 लाख ही तक कर सकते हैं, 8 लाख ही कर सकते हैं। अगर 8 लाख से ज्यादा की सप्लाई इन्होंने करी सर्विस की, सो ये क्या है, ये कंपोजिशन स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, इन्हें ऑप्ट आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द कंपोजिशन लेवी। तो ये था हमारा मार्जिन स्कीम। नाउ मार्जिन सप्लाई। अब आगे चलते हैं, इसमें एक कोर कॉन्सेप्ट चुना गया, न्यू स्कीम ऑफ कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। We have already seen that primarily the composite scheme is available in respect of goods and only one service, that is the restaurant service. Further, with the supply of goods and the all restaurant service, however, person engaged in the exclusive supply of service other than restaurant service not eligible for the composition scheme। हमने पढ़ चुके हैं कि जो भी कंपोजिशन स्कीम जो इन्हें मिलेगा वो केवल सप्लाई ऑफ गुड्स वाले को मिलेगा, केवल सप्लाई सर्विस जो करते हैं उन्हें कभी नहीं मिलेगा। मगर कहा गया, in order to provide benefit to such supplier, a scheme to pay at a concessional rate formulated primarily for the small service provider like a salon, style, tailor, who are not otherwise eligible for the scheme। अब इन्होंने कहा कि भैया कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत है तो बहुत छोटे, जैसे सैलून वाले हो गए, टेलर हो गए, ये क्या करते हैं तो छोटे, मगर ये कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते क्योंकि ये केवल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं के लिए नया कंपोजिशन स्कीम आया जो कंपोजिशन स्कीम फॉर द सर्विस प्रोवाइडर बोला गया। नाउ notwithstanding contrary contained in this act, but subject to provision of subsection 3 and 4 of section 9। अब सबसेक्शन 3 और 4 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कभी भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म द्वारा बताया जाएगा, उस पर चार्ज बताया जाएगा, और जो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स देना, ये सारी चीजें बताई गई 3 और 4 के अंदर। 4 सबसेक्शन 9 ऑफ 9 रजिस्टर्ड पर्सन, देन आगे बताया गया रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर द सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। अब इन्होंने कहा गया जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो एलिजिबल नहीं है पे करने के लिए, एलिजिबल नहीं है टू ऑप्ट पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, whose aggregate turnover in the preceding financial year does not exceeding 50 लाख, और उनकी जो इनकम है, जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपए से नहीं जा रही, may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 and 9 an amount tax calculated at such rate as may be prescribed but not excluding 3% of turnover in the state or union territory if he is a note। अब इन्होंने कहा कि जिनकी एनुअल टर्नओवर 50 लाख रुपए नहीं जाती, वो ऑप्ट कर सकते हैं अंडर पेबल बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। अब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 क्या बात करता है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9 यही बात करता है कि कोई भी इंट्रा ट्रेड कर रहा है, इंट्रा ट्रेड स्टेट कर रहा है, कोई भी सप्लाई कर रहा है, इंट्रा ट्रेड आपको बताया था कि विद इन अ सिटी वो सप्लाई कर रहा है, उसे टैक्सेबल होगा बट नॉट एक्सीडिंग 20%। तो वही बोला गया कि कोई भी इंटरस्टेट अगर कर रहा है सप्लाई, एन अमाउंट टैक्स कैलकुलेटेड सच रेट उन्हें देना पड़ेगा बाय द प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 3% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। बट इफ ही इज अ नोट, मगर कब, जब engage in making a supply of good or service which are not liable to tax in his, if he is a note, कब, अगर वो किसी भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में नहीं होने चाहिए जो टैक्सेबल नहीं है अंडर दिस एक्ट, एंड एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउट और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, एंगेज इन मेकिंग अ गुड और सर्विस थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, टैबाको एंड एरेटेड वाटर नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन टैक्सेबल पर्सन नहीं होने चाहिए। ये लोग क्या कर सकते हैं न्यू स्कीम के अंदर, केवल जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनकी इनकम जो है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा, टर्नओवर 50 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, वो इसमें चूज कर सकते हैं, और जो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बताया गया है नई स्कीम के अंदर, बस इतनी सी बात कही गई है। नाउ
ये एक ऐसी क्वेश्चन दिया, आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। नाउ जीएसटी रूल, जीएसटी रूल चैप्टर 2 कंपोजिशन रूल की बात करी गई है इसमें। तो कंपोजिशन रूल में जो हमने अभी तक पढ़ा वही है और कुछ नहीं है, कि कौन टैक्सेबल दे सकता है, कौन चूज कर सकता है, कौन चूज नहीं कर सकता, क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यही बात करी गई है। मगर इसमें और भी बात करी गई है, जैसे बात करी गई है वो है कि कौन कौन पर्सन कब उसे कंपोजिशन स्कीम भरना है, तो कौन सा फॉर्म चूज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें सीधा एट द एंड में आते हैं, जो लिस्ट ऑफ द फॉर्म रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम चैप्टर 2 ऑफ चैप्टर सेकेंड ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स रूल 2017। नाउ बात करते हैं लिस्ट की और फॉर्म की। सो फॉर्म रिक्वायर्ड composition scheme 1 intimation to pay tax under the section 10 only for the person registered under the existing law migrant on the appointment day। सिंपल, इन्होंने कहा कि जो इंटीमेशन देना है, इंटीमेशन देना है कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम 01 में वो उन पर्सन को देना है जो रजिस्टर होंगे अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ एज अ माइग्रेंट ऑन द अपॉइंटमेंट डेट, वही कर सकते हैं CMP 01 में प्रायर टू अपॉइंटमेंट डेट या विद इन अ 13 डे ऑफ द अपॉइंटमेंट डेट, या फिर सच फर्दर पीरियड एज मे बी एक्सटेंड बाय द कमिश्नर इन दिस बिहाफ। फॉर्म याद कर लेना, फॉर्म जरूर आएगा, इसलिए फॉर्म को दिमाग में रख लेना है कि फॉर्म 1 क्या बात करता है, ओनली फॉर द पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ माइग्रेटिंग ऑन द अपॉइंटमेंट डे। सेकंड फॉर्म इंटीमेशन टू पे टैक्स अंडर द सेक्शन जो रजिस्टर है अंडर दिस एक्ट प्रायर टू कमिशमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर द स्कीम इज ऑप्टेड। फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपोजिशन स्कीम में चूज करें, तो आपको CMP 02 फाइल करना पड़ेगा। CMP 03 इंटीमेशन ऑफ डिटेल ऑफ स्टॉक एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। अब किसी भी तरीके का आप स्टॉक करते हैं, इनवर्ड सप्लाई करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा विद इन 19 डेज, विद इन 90 डे एक्सरसाइज ऑफ दिस ऑप्शन। देन फॉर्म 4 की बात करें, इंटीमेशन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ द कंपोजिशन। अब क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से ज्यादा और 75 लाख से रुपए से ज्यादा चला गया, ज्यादा चला गया, तो आप क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे। सो उसका जो इंटीमेशन देना है या फिर एप्लीकेशन देना है विद इन 7 डे फॉर ऑकरेंस ऑफ इवेंट, जिस दिन आपका 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से और 75 लाख से रुपए से ज्यादा चला जाता है। देन कंपोजिशन स्कीम सो कोज नोटिस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रूल और एक्ट बाय द प्रॉफिट। सो कोज नोटिस ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूल, और कोई भी आपने कोई भी रूल जो दे रखा है हमारा, अगर कोई भी रूल आप कॉन्ट्रवेंशन उल्लंघन करते हैं, तो आपको एक सॉकोज नोटिस मिलेगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर द्वारा ऑन द कॉन्ट्रवेंशन। जो नोटिस मिलेगा वो CMP 5 में मिलेगा, 05 में मिलेगा, और आपका उसको रिप्लाई जो देना है, रिप्लाई देना है नोटिस को विद इन 15 डेज में देना है, किसमें, CMP 6 में, और CMP 07 में आपको ऑर्डर रिजेक्शन या फिर रिप्लाई टू मिल जाएगा उस नोटिस का विद इन 13 डे के अंदर। आपको डेट भी याद करके चलना है, फॉर्म भी याद करके चलना है, और ये सारी चीजें भी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी याद करके आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए। नाउ liability to pay GST. Liability to pay GST would be depend on the mechanism transaction aligns to under, that is forward charge mechanism, reverse charge mechanism. Forward charge or direct charge is a mechanism where the supplier of good or service is liable to pay tax. Supplier of goods or service of liable to pay tax. For instance, a company secretary is provided as service to his client. Service tax will be payable by the company secretary. Here the supply is registered under the GST. He used to tax invoice, collect the GST and the pay to his government. Simple. इन्होंने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब जो हमारे हैं, वो अपने क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, इन्हें एक इनवॉइस इशू करेंगे। इनवॉइस इशू करने के बाद क्लाइंट क्या करेंगे, उन्हें पैसे दे देंगे, और जो टैक्स देंगे CS साहब को, वो CS साहब हमारे गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। और यहाँ पे CS साहब जो है वो क्या है, रजिस्टर है अंडर द GST एक्ट। नाउ दूसरा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जनरली द सप्लायर ऑफ गुड और सर्विस इज लायबल टू पे GST। सप्लायर ऑफ गुड्स
service is liable to pay GST. However, in this specific cases like imports and the other notified supply, the liability may be cast on the recipient under the reverse charge mechanism. Reverse charge means the liability to pay taxes on the recipient of supply of good or service instead of the supply of such goods or service respect of notified category of supply. Here the non-register the under GST cannot issue a tax invoice and therefore the recipient pay the GST on the supplier of behalf of the supplier direct to the government. अब इन्होंने कहा कि मान लिया जाए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या। फॉरवर्ड चार्ज आपको समझ आ गया होगा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, जो सप्लाई गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, सप्लायर है, अगर वो रजिस्टर है तो वो जीएसटी इन्वॉइस करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर क्या हो ऐसा सिचुएशन हो कि भैया हमारे जो सप्लायर है वो रजिस्टर ही ना हो, वो सप्लायर मान लिया जाए कि यहीं पर जो हमारे मान लिया जाए कि हमारे सीएस साहब है और ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है। सीएस साहब हमारे क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन है और हमारे ये क्या क्लाइंट है, वो रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन है तो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी, तो ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है, इनकी जगह सीएस साहब की जगह ये टैक्स पे करेंगे जो इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी सीएस साहब से ली, वो टैक्स क्लाइंट पे करेगा क्योंकि ये रजिस्टर है ना कि ये, ठीक है। ये सेल्फ इनवॉइस आगे चल के हम पढ़ेंगे, सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे, अपने आप को इनवॉइस इशू करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये जो है ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे ना कि हमारे सीएस साहब पे करेंगे। तो ये हमारा होता है रिवर्स चार्ज, नाम से ही पता चला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाउ it must be noted that although input tax credit can be availed in both of scenarios subject to fulfillment of condition available input tax credit। इन्होंने कहा कि भैया इनपुट टैक्स क्रेडिट अब दोनों मिले, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दोनों में ही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। नाउ अब बात करूंगा एग्जेप्शन अंडर द गुड एंड सर्विस टैक्स। कुछ ऐसे एग्जाम्पशन मिल जाते हैं कुछ गुड्स को या सर्विस को कि जिन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, उनकी बात करेंगे। सो ये बात करते हैं हम सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 ऑफ CGST एक्ट 2017 की, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफर एग्जम्पशन विच आर बेस्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम बाय लो इनकम people living in disadvantaged regions and so on. Central government have power to grant exemption on the goods and or service in public interest generally or public स्पेशल ऑर्डर। इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर सकता है एग्जेम्पशन को किसी भी गुड्स को या फिर किसी भी सर्विस को जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, वो जो एग्जेप्शन है वो जनरली भी हो सकता है या फिर स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। नाउ अब जनरल एक्सेप्शन कैसे दिया जाता है? जनरल एक्सेप्शन बाय द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन दिया जाता है। इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन में भी एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर कंडीशनल हो सकता है। नाउ और सच एक्सेप्शन में भी टोटल हो सकता है या फिर पार्शियल हो सकता है। नाउ दूसरा क्या है? स्पेसिफिक आल्सो नोन एज एडहॉक एक्सेप्शन। एडहॉक का मतलब आपको पता होगा किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक्सेप्शन इज ग्रांटेड टू अ पर्सन अंडर द circumstance of the exceptional nature by the special order party seeking exception। एग्जाम्पल चैरिटेबल को हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड डिफेंस पर्पस, इन लोगों को स्पेशल ऑर्डर दिया जाता है, स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है, इन लोगों को एग्जेप्शन मिल सकता है। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो हैज पावर टू इंटरप्ट बाय एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्ट बाय द एक्सप्लेनेशन प्रोविजन ऑफ द नोटिफिकेशन और ऑर्डर एट द लेटर बट विद इन 1 ईयर। यहाँ लिख लेना भैया विद इन 1 ईयर विच हैज रिस्पेक्टिव इफेक्ट। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उन्होंने स्पेशल ऑर्डर दे दिया, जनरल एक्सेप्शन ऑर्डर दे नोटिफिकेशन दे दिया, अगर उसमें कोई भी गलती हुई, कोई भी इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो विद इन 1 ईयर देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग नोटिफिकेशन या फिर स्पेशल ऑर्डर फॉर द स्पेशल ऑर्डर, मगर जो उन्हें देना होगा वो विद इन 1 ईयर ही देना होगा।
ना वही चीज ये भी बता रखे हैं, वही चीज ये भी बता रखे हैं जो हमने ऊपर पढ़ी, इसलिए आप अपने आप भी कवर कर सकते हैं। ये वही चीज है, चार्ट बना दिया, आसान कर दिया आपको। अब यहाँ पे दे रखा है डिफरेंशिएशन बिटवीन द सेंट्रल एंड स्पेसिफिक ऑर्डर। एग्जाम्पल क्या, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 एंड 11 सबसेक्शन 2 ग्रांटेड बाय द नोटिफिकेशन, हमने ऊपर पढ़ा स्पेशल ऑर्डर द्वारा स्पेशल नोट एग्जेप्शन दिया जाता है। इज अ गुड सर्विस स्पेसिफिक एनी सप्लायर सप्लाई सर्विस दैट नोटिफाइड गुड और सर्विस कैन एंजॉय। इसका मतलब ये जनरली कोई भी ऑल द सप्लायर कैन अवेल द जनरल एग्जेप्शन, बट एग्जेप्शन बाय द स्पेशल ऑर्डर जो है पर्सन स्पेसिफिक एंड पर्पस स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा चैरिटेबल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इन सबको स्पेशल ऑर्डर द्वारा स्पेशल एग्जेप्शन दिया जाता है। एब्सोल्यूट और कंडीशनल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। दैट इज पार्शियल और टोटल हो सकता है, ऑलवेज टोटल। नाउ both the exemption are granted in the public interest, जैसे हमने पढ़ा। अब both can be exemption explained within 1 year, ये भी हमने पढ़ लिया। by the issue of by the government, all exemption are based on the recommendation of GST council according to section 6 of the IGST act also contains similar provision and exception of IGST granted on state supply। सिंपल जो ऊपर हमने पढ़ा सेक्शन 11 के अंदर जितना भी पढ़ा वैसे सेम बिल्कुल सेम सेक्शन 6 ऑफ IGST एक्ट भी प्रोवाइड करता है स्पेशल एक्सेप्शन और जनरल एक्सेप्शन। नाउ अब बात करते हैं एग्जेप्शन अंडर जीएसटी। एग्जेप्शन सप्लाई हैज बीन डिफाइंड एज सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस या फिर बोथ which attract nil rate of tax, जिन पे टैक्स ही नहीं लगता, which is maybe wholly exempt from the tax and therefore include non taxable supply, इन्हें non taxable supply भी कहा जाता है। exemption की वंस कौन, अनब्रांडेड आटा है, बेसन है, मैदा है, मिल्क है, एग है, कर्ड है, फ्रेश वेजिटेबल है, हेल्थ केयर है एंड एजुकेशन है, सर्विस बाय गवर्नमेंट एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एंड पैसेंजर। अब कोई भी सर्विस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम द जीएसटी, मगर पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रोवाइड करी जा रही है वो टैक्सेबल होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड या फिर पैसेंजर और वो टैक्सेबल होगा। सर्विस आरबीआई द्वारा दी जा रही है, एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, प्रोविडेंट फंड है, वो भी दी जा रही है, वो भी जो भी है ये भी एग्जाम्प्ट है अंदर जीएसटी। एंड आईआरडी इंडस्ट्री इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा कोई भी दी जा रही है सर्विस वो भी एग्जाम्प्ट है, वो भी एग्जाम्प्ट है। नाउ अब जीरो रेट किसे कहते हैं, नील रेट किसे कहते हैं, एग्जाम्प्ट किसे कहते हैं और नॉन जीएसटी किसे कहते हैं। जीरो रेट जैसे एक्सपोर्ट करा जा रहा है, एक्सपोर्ट करा जा रहा है, सप्लाई मेड टू एसईजेड एंड एसईजेड। अब इस एसईजी और एसईजेड होता क्या, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हमारे हर एक स्टेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया फॉर द डेवलपमेंट, तो उनके वहां से कोई भी इंपोर्ट होता है, कोई भी एक्सपोर्ट होता है, तो उसे हम उस पर टैक्स नहीं लगता, उसे हम जीरो रेटेड टैक्स बोलते हैं। नील रेटेड जैसे 0%, सॉल्ट हो गया, ग्रेन हो गया, जैगरी हो गया, इन सब पर नील रेट लगता है, नील रेट लगता है। एग्जाम्प्ट जैसे हमने पढ़ा अभी भी ऊपर, फ्रेश मिल्क, फ्रेश फ्रूट, कर्ड, ब्रेड, गवर्नमेंट द्वारा पहुंचाई गई सर्विस एक्सेप्ट पोस्ट ऑफिस ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड एंड पैसेंजर। नाउ नॉन जीएसटी सप्लाई डो नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, आती ही नहीं है। अल्कोहलिक ह्यूमन कंजप्शन एंड पेट्रोल जिसपे अभी भी वेट लगता है, सी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। नाउ ये था हमारे चैप्टर, ये हो गया हमारा 12 चैप्टर कंप्लीट, ये हमारा हो गया 12 चैप्टर। 5 क्वेश्चन होंगे। Now, the supply will be charged at the rate applicable to the supply, that is, attract a higher rate of the tax from the within the consolidated package. Consolidate जिसमें से हाईएस्ट टैक्स लगता है, हायर जैसे मैंने बता रहा था आपको कि एक ये रहा पैकेज, इसमें बिस्किट है, चॉकलेट है, टॉफी है, स्वीट्स है, इनमें से जिनका भी सबसे हाईएस्ट रेट होगा, मान लीजिए 28% स्वीट्स का है, 12% इसका है, अलग अलग रेट है, तो जब सबसे हाईएस्ट रेट होगा वही लगेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मिक्स करा गया, तो ये हमारा क्या है, मिक्स सप्लाई है। देन लीज होगी, टेनेंसी होगी, इजमेंट हो गया, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, क्या हो गया हमारा, सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। लिस्ट डाउन द एक्टिविटी विच शैल नॉट बी ट्रीटेड नाइदर
सप्लाई ऑफ गुड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कौन सी बात कर रहे थे हम? शेड्यूल 1 हमारा क्या था? शेड्यूल 1 हमारा बात करता था डीम्ड सप्लाई की, ठीक है। शेड्यूल 2 हमारा बात करता था सप्लाई की। रहा कौन गया? सप्लाई। शेड्यूल 3 जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड कहता था ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता था। सेक्शन 10 किसकी बात करता है भैया? कंपोजिशन स्कीम की। भूले नहीं हो ना, 1.5 करोड़ और 75 लाख रुपीस अगर कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। टैक्सेबल अंडर जीएसटी क्या होती है? हमारी सप्लाई होती है। सो ये हमारा चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पढ़ेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा इस बुक का। सो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कुछ भी सीखा है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।